नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्लोब न्यूज झारखंड। मैं नंदिता आपके साथ। आइए नजर डालते हैं आज के समाचारों पर। जज मौत मामले की जांच में एसआईटी की टीम सभी पहलुओं पर कर रही है गहनता से जांच में फॉरेंसिक की टीम एवं आरसीडी की टीम की ली जा रही है मदद। घटनास्थल रणधीर वर्मा चौक की हो रही है नापी। चौक से घटनास्थल तक की सड़क की सभी एंगल पर जांच की जा रही है। मौके पर एएसपी, ट्रैफिक डीएसपी समेत कई पुलिस अधिकारी मौजूद। एसआईटी हेड एडीजी अभियान संजय लाडकर शुक्रवार की बैठक में 11 सदस्य टीम का हुआ गठन। गठित सभी टीम बिंदु पर तेजी से कर रही है जांच। जमशेदपुर और आसपास के इलाकों में लगातार 24 घंटे से मूसलाधार बारिश हो रही है। उधर बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं शहर की लाइफलाइन माने जाने वाले स्वर्णरेखा और खरकई नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। हालांकि जिला प्रशासन ने हाई अलर्ट घोषित कर दिया है और निचले इलाके में रहने वाले लोगों को उस स्थान पर जाने का आदेश दे दिया है। वहीं एसडीओ ने शहर के निचले इलाकों का भ्रमण किया। वैसे उड़ीसा के बैंगबिल के 3 और चांडिल डैम के 4 फाटक खोले गए हैं। वहीं डैम के फाटक खुलते ही शहर के निचले इलाकों में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है। एमजीएम अस्पताल में ड्यूटी के दौरान होमगार्ड जवान की बीती रात मौत हो गई, जिसके बाद उन्हें जमशेदपुर के बिस्टोपुर स्थित होमगार्ड कार्यालय परिसर में अंतिम सलामी देकर विदाई दी। 56 वर्षीय होमगार्ड जवान ददन पांडे की 29 जुलाई को एमजीएम अस्पताल में ड्यूटी के दौरान अचानक तबियत बिगड़ गई, जिन्हें पहले एमजीएम अस्पताल में ही इलाज किया गया, लेकिन उनकी स्थिति को गंभीरता की देखते हुए उन्हें टीएमएच रेफर कर दिया गया, जहां 30 जुलाई को देर रात उनकी मौत हो गई। ददन चौबे की मौत की खबर के बाद पूरे होमगार्ड जवानों में शोक की लहर दौड़ गई। वे 15 मार्च 1989 को होमगार्ड में बहाल हुए थे। उनके कुशल कार्य से होमगार्ड जवानों के काफी चहेते थे। वे मूलतः सिवान के जिले के कसीला गांव के रहने वाले थे। प्राप्त जानकारी के अनुसार कुछ दिनों से वे बीमार चल रहे थे, जिसको लेकर 3 दिन पूर्व टीएमएच से इलाज करके वापस लौटे थे, लेकिन अचानक 29 जुलाई को दोबारा उनकी तबियत खराब हो गई और 30 जुलाई को उन्होंने अंतिम सांस ली। उनकी मृत्यु के बाद उनके शव को जमशेदपुर के बिस्टुपुर स्थित गरम नाला होमगार्ड कार्यालय परिसर में लाया गया, जहां उन्हें सलामी गार्ड के द्वारा अंतिम सलामी दी गई। इस दौरान काफी संख्या में होमगार्ड जवान और कमांडेंट अशोक कुमार सिंह मौजूद थे। सलामी के बाद सभी ने पुष्प चक्र चढ़ाकर उन्हें अंतिम विदाई दी। उनके शव को परिजनों द्वारा प्रत्येक निवास ले जाया गया, जहां उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। विभाग की ओर से कमांडेंट अशोक कुमार ने तत्काल 10,000 रूपये सहयोग राशि के रूप में प्रदान की। वहीं सरकार की ओर से मिलने वाली राशि और उनके घर के एक सदस्य को नौकरी दी जाएगी, जिसकी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। सहयोग राशि के तौर पर 10,000 रूपये तत्कालीन हम लोग दाह संस्कार के लिए दिए हैं और सरकार से जो भी मुआवजा होगा और एक आदमी की नियुक्ति होगी उसकी प्रक्रिया हम लोग कर रहे हैं। सर, कब से यहाँ पोस्टिंग में थे और क्या हुआ था उस दिन रात में? पोस्टिंग तो हर 4 महीना के लिए पोस्टिंग होती है होमगार्ड की और 4 महीना के बाद स्वतः फिर उनको हटा के दूसरे जगह दिया जाता है। तो इनकी प्रतिनियुक्ति अभी एमजीएम अस्पताल में थी और ड्यूटी के दौरान ही इनकी तबीयत खराब हुई और बेहतर के लिए टीएमएच में इलाज के लिए भेजा गया, जहाँ 30 तारीख की इनकी मृत्यु हो गई। कोरोना की वैश्विक महामारी का दूसरा वेव अंतिम पड़ाव पर है। उधर राज्य सरकार ने अंतर्राज्य बस के परिचालन की अनुमति दे दी है। 1 अगस्त से दूसरे राज्य के लिए बस अब मानगो बस स्टैंड से खुलेगी, उसको लेकर बुकिंग शुरू हो गई है। हालांकि पहले दिन यात्रियों की संख्या नदारद रही। उधर डीजल के दाम बढ़ने के बाद पहली बार अंतर्राज्य बस का परिचालन शुरू हो रहा है। हालांकि अभी तक भाड़ा को लेकर स्थितियां स्पष्ट नहीं हो पाई है, लेकिन टिकट बुकिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अप्रैल माह में जो परिचालन बंद हुई थी, अब तक बंद था। काफी लंबे अरसे बाद एक बार फिर अब दूसरे राज्य के लिए मानगो बस स्टैंड से खुलेगी। क्या और कुछ गाइडलाइन भी आया क्या? अभी तो गाइडलाइन कुछ हमको मिला नहीं है, तो गाइडलाइन आ जाएगा और गाइडलाइन का पालन किया जाएगा। भाड़ा भी बढ़ा है क्या? अभी तक तो ऐसा कोई सूचना नहीं है सर। पुराने भाड़ा के विषय अभी तो हमारे जैसा है, अभी भाड़ा के विषय में हम लोग को जो ऑनर बोलेंगे तभी हम लोग कर पाएंगे। पटना का कितना लग रहा है? पटना का तो मेरा भाड़ा जो पहले था 800, 650, 600 नॉन एसी का। नॉन एसी का, एसी का 800, 850 था। कोरोना काल में क्या गरीब क्या अमीर ने अपने परिजनों को खोया और भारतीय परंपरा के अनुसार कोई भी रीति रिवाज पूरा नहीं हो पाया। इसी को लेकर आज अग्रवाल समाज द्वारा सामूहिक सभा का आयोजन किया। उनका मानना है कि इस तरह का कार्यक्रम भारत वर्ष में नहीं विश्व भर में पहली बार आयोजित की जा रही है, ताकि उन दुख भरे परिवारों को मुख्यधारा से जोड़ा जा सके। पूर्वी सिंहभूम जिला अग्रवाल सम्मेलन द्वारा कोरोना काल में जो साथी बिछड़ गए, उनके आत्मा की शांति को लेकर सामूहिक श्रद्धांजलि एवं प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। इस मौके पर वक्ताओं ने लोगों से कोरोना के प्रति जागरूक रहने की अपील की। साथ ही सरकार की गाइडलाइन पालन करते रहना चाहिए, क्योंकि हम लोगों की थोड़ी सी लापरवाही का खामियाजा अपनों को खोकर चूकता है। इस मौके पर चावल से दिवंगित आत्माओं को श्रद्धांजलि दी और यह चावल जरूरतमंद लोगों के बीच वितरित कर दी जाएगी। ये आग्रह करता हूँ कि कोरोना को मजाक न समझें।
क्योंकि जिन्होंने मजाक समझा उन्होंने अपने परिजनों को खोया। इसलिए मैं चाहता हूं कि और नम्र निवेदन करता हूं तमाम जमशेदपुर वासियों से कि मास्क लगाएं और समय पर जो है कोरोना का इंजेक्शन लें, जिससे कि इस महामारी से हम लोग लड़ सकें। अच्छा कार्यक्रम है, समाज के हित के लिए है। आज सही बात है कि जो काल बीता है उसमें कोई किसी के घर पे किसी दोस्त बंधु परिवार में लोग नहीं आ जा पाए। इस तरह का अगर समाज के कार्यक्रम होता है तो उसमें सब लोगों को अपने समाज का जुड़ना चाहिए। कोई किसी के लिए इंतज़ार में नहीं है कि वो आएगा जाएगा, लेकिन एक सम्मिलित कार्यक्रम होने से जिस परिवारों को दुखी है उनको थोड़ा सहारा मिलता है, थोड़ा सा सांत्वना मिलता है कि भाई कि हमारे समाज में इतने लोग हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जिसके वजह से हम लोगों ने ये सोचा कि समाज के प्रति हमारी कुछ जिम्मेदारी है, हमारा कुछ कर्तव्य है, हमारा कुछ नैतिक दायित्व है, जिसके चलते हम उन लोगों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें और उनके आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें। धनबाद दिल्ली पब्लिक स्कूल के साइंस आर्ट्स कॉमर्स में जिला टॉपर रहे छात्र छात्रों ने स्कूल परिसर में पहुंचकर खुशी जाहिर की। सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा में टॉप रहने वाले छात्र छात्रों ने भी आज स्कूल में पहुंचकर शिक्षकों के साथ खुशियां जाहिर करते हुए सभी का आशीर्वाद लिया। एक और जहां बेहतर मार्क्स लाने की खुशी जाहिर की तो ऑफलाइन परीक्षा को ज्यादा बेहतर बतलाया। छात्रों ने बतलाया कि ऑनलाइन इम्तिहान की वजह से और अच्छे प्रदर्शन से बच्चे चूक गए। वहीं स्कूल प्रदर्शन की माने तो सीबीएसई की परीक्षाओं में जहां बच्चे ऑफलाइन में बेहतर परिणाम ला सकते थे, ऑनलाइन के रिजल्ट से पास तो हो गए और बेहतर से चूक गए। हमारे स्कूल के सभी छात्र काफी महत्वाकांक्षी है। अगर ऑफलाइन एग्जाम होंगे तो हमारे स्कूल और भी बेहतर कर जिला ही नहीं देश में टॉपर की उपाधि हासिल कर सकते थे। वहीं एक और छात्र छात्राओं ने भी कहा कि जिला टॉपर होने से वे खुश तो है पर और बेहतर हो सकता था। आगे के एग्जाम के लिए भी उन्होंने अभी से ही पढ़ाई की तैयारियां करनी शुरू कर दी है। 98% एग्रीगेट। किस सब्जेक्ट में? साइंस सब्जेक्ट्स। मार्क्स बताओ 100 मैथ्स में 100 है, फिजिक्स में 100। तो कैसा लग रहा है 100 में 100 लाए हैं? तो अब खुशी हो रही है, पर आशा थी इससे और कुछ सब्जेक्ट्स में और अच्छा कर सकते हैं, पर हम समझते हैं कि सीबीएसई को भी एक कड़ा निर्णय लेना पड़ा, तो ठीक है। आगे क्या आपकी है बनना आगे एक्चुअली मेरे जेई मेन का स्कोर यहाँ हाईएस्ट में से एक है, तो इंजीनियरिंग परस्यू कर रहे हैं। तो किस इंस्टीट्यूशन को आप प्रेफर कर रहे हैं? आईआईटी प्रेफर कर रहे हैं, एनआईटी सेकंड प्रेफरेंस है। नहीं, परसेंटेज से संतुष्ट तो नहीं हूँ, बट अगर एग्ज़ाम होता तो इससे ज़्यादा लाना मतलब कैपेबिलिटी था कि इससे ज़्यादा आ सकता था एग्ज़ाम होता तो। आगे की फ्यूचर प्लानिंग क्या है? फ्यूचर प्लानिंग है कि लॉ करना है, दिल्ली विश्वविद्यालय से पहले ग्रेजुएशन फिर लॉ करना है। रिजल्ट देखिए ओवरऑल तो ओके है, मैं बहुत अच्छा इसलिए नहीं कहूँगी क्योंकि ये कोविड के टाइम्स है और कोई एग्ज़ाम नहीं हुआ, ऑफलाइन एग्ज़ाम हुआ और इसके नतीजे या पिछला 2 साल को देख के रखते हुए मुझे नहीं लगता कि ये बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट है। अगर केवल 12th को लेके ये लोग चलते तब हो सकता है हमारा रिजल्ट बेस्ट आता। कोरोना वायरस के साथ अब इंसानों को जीना है। इसके लिए वैक्सीन के अलावा और भी नए नए तकनीकों का इजाद किया जा रहा है, जिससे संक्रमण के फैलाव को रोका जा सके। खासकर संवेदनशील स्थानों को संक्रमण मुक्त रखने के लिए तकनीक का इजाद जोर शोर से चल रहा है। ऐसे ही तकनीक का इजाद जर्मन कंपनी के साथ मिलकर किया गया, जिसका एमजीएम अस्पताल में लाइव डेमो किया गया। जानकारी देते हुए कंपनी के अधिकारी ने बताया कि इस तकनीक से कोरोना वायरस को आसानी से डिटेक्ट किया जा सकेगा और तेजी से उसके फैलाव को कम किया जा सकेगा। कंपनी की ओर से जानकारी देते हुए बताया गया कि इस तकनीक का प्रयोग सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों में किया जा रहा है। देश की यह पहली तकनीक है जिसका प्रयोग मुंबई ट्रांसपोर्ट और बीएमसी में किया जा रहा है। साथ ही टाटा ग्रुप ने भी इस तकनीक का अप्रूवल दे दिया है। झारखंड सरकार को भी प्रेजेंटेशन दिया गया है। इसी के तहत एमजीएम अस्पताल के चिकित्सकों एवं अधिकारियों के बीच डेमोन्स्ट्रेशन के माध्यम से इस तकनीक की जानकारी दी गई। इधर एमजीएम अस्पताल के उपाध्यक्ष डॉक्टर नकुल प्रसाद चौधरी ने तकनीक की सराहना करते हुए कहा कि इस अस्पताल के हाईली इफेक्टेड एरिया इमरजेंसी डॉक्टर के चैम्बरों को सुरक्षित रखने में सहूलियत होगी और संक्रमण के फैलाव को रोका जा सकेगा। में है कि कोरोना के बढ़ते हुए संक्रमण को देखते हुए ये कंपनी ने हमसे फ्री डेमो के लिए रिक्वेस्ट किया था, तो वो आज फ्री डेमो दे रहा है, जिसमें जो भी हमारा इन्फेक्टेड एरिया है, जैसे इमरजेंसी में डॉक्टर्स रूम है या सुपरिटेंडेंट चैम्बर है, डिप्टी सुपरिटेंडेंट चैम्बर है, जो हाईली इन्फेक्टेड एरिया है
उसका वायरल लोड हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि कितना वायरस है और उसके बाद उसको स्टेरलाइज करते हैं ताकि स्टेरलाइज के बाद पता चल सके कि अभी वायरस की स्थिति क्या है। 3 दिनों से हो रही लगातार बारिश से जहां एक तरफ जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है, वहीं दूसरी तरफ ओडिशा में बांध का पानी छोड़े जाने से जिले से होकर गुजरने वाली नदियों का जल स्तर बढ़ने लगा है। ऐसे में जिला प्रशासन द्वारा लगातार नदी घाटों का निरीक्षण कर हर स्थिति पर नजर रखी जा रही है। इसी क्रम में अपर उपायुक्त अंचलाधिकारी और क्षेत्र के जनप्रतिनिधि बागबड़ा बड़ौदा नदी घाट पहुंचे और सारी स्थितियों का जायजा लिया। जानकारी देते हुए अंचलाधिकारी अमित श्रीवास्तव ने कहा कि बढ़ते नदी के जल स्तर को देखते हुए तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों को सचेत किया जा रहा है। साथ ही पंचायत भवन, सामुदायिक भवन और आसपास के स्कूलों को राहत शिविर के रूप में तैयार किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा स्थानीय लोगों को किसी तरह की परेशानी न हो, इसका पूरा ख्याल जिला प्रशासन के द्वारा रखा जा रहा है। ऐसे में स्थानीय लोगों को भी सतर्क रहने की जरूरत है क्योंकि अगले 2 से 3 घंटे में नदी का जलस्तर और बढ़ेगी। अभी भी खतरे के लेवल पर रिवर पहुंच चुका है। उसी हिसाब से चांडिल वगैरह में भी 9 गेट खुले हैं, तो उसके चलते स्वर्णरेखा का भी स्तर उठ रहा है और जब स्वर्णरेखा का स्तर उठेगा तो यहाँ पानी रुकना शुरू हो जाएगा क्योंकि उधर जल स्तर होने के चलते रिट्रीट होने की संभावना है पानी का। तो अगले 3-4 घंटे फिर से हम लोग एक बार अलर्ट पे हैं और लगातार स्थिति पर निगाह बनाएंगे। JSR on Wheels introducing one-way ride. Reliable, comfortable, safe, secure, reasonable. Quality service at your doorstep. JSR on Wheels introducing one-way rides. You can book from anywhere. JSR on Wheels के साथ जुड़कर अपने सफर को सुहाना बनाएं और सफर का आनंद उठाएं क्योंकि हम अपने कस्टमर्स की सेफ्टी का पूरा ख्याल रखते हैं। आज ही अपनी राइड्स बुक करें JSR on Wheels के एप्लीकेशन के माध्यम से और अपने सफर को आसान बनाएं। Cities available for rides are जमशेदपुर, धनबाद, बोकारो, रांची, कोलकाता, पटना। Just book your ride and we'll provide quality service at your doorstep. जिंदगी एक सफर है सुहाना, JSR on Wheels पे ही जाना। नौ पदस्थापित जिले के एसडीओ संदीप कुमार मीना ने एमजीएम अस्पताल का दौरा किया। उन्होंने अस्पताल में बनने वाले 100 बेड के भवन स्थल, ऑक्सीजन प्लांट और नव स्थापित होने वाले सिटी स्कैन रूम का निरीक्षण किया। पिछले महीने जिले के उपायुक्त सूरज कुमार और तत्कालिक एसडीओ नीतीश कुमार ने एमजीएम अस्पताल का निरीक्षण कर कोरोना महामारी के मद्देनजर अस्पताल में 100 अतिरिक्त बेड वाले भवन के निर्माण का प्रारूप तैयार किया था। इसके लिए अस्पताल परिसर में स्थित जर्जर भवन को तोड़कर वहां नए भवन का निर्माण किया जाना सुनिश्चित किया गया। इसी के तहत वर्तमान में नव पदस्थापित एसडीओ संदीप कुमार मीना ने अस्पताल का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने बनने वाले नए भवन के स्थल का निरीक्षण कर स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने अस्पताल परिसर में स्थापित ऑक्सीजन प्लांट की स्थिति की जानकारी, जहां उन्हें यह जानकारी दी कि कुछ तकनीकी खामियों के कारण ऑक्सीजन प्लांट से ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो रही है, जिस पर उन्होंने जल्द ही खामियों को दूर कर ऑक्सीजन सप्लाई शुरू करने का निर्देश दिया। वहीं कई महीनों से बंद कर सीटी स्कैन मशीन की भी जानकारी ली। इस बारे में एसडीओ ने कहा कि विदेश से सीटी स्कैन मंगाया गया है। इसके लिए जल्द ही संवेदक द्वारा नए सीटी स्कैन मशीन के बनावट के अनुसार रूम का निर्माण किया जाएगा, जो लगभग 3 महीने में पूरी कर ली जाएगी, जिसके बाद सीटी स्कैन के लिए मरीजों को हो रही परेशान का समाधान हो जाएगा। यह एक तो 100 बेडेड यहाँ पे एक मेकशिफ्ट हॉस्पिटल बनना है। उसका जगह स्थल निरीक्षण किया है कि वो कहाँ बनना है, उनको दिखा दिया है, जिससे उन्होंने स्थल निरीक्षण करने के बाद वो अपना काम स्टार्ट करेंगे उन्होंने। और दूसरा जो हमने किया, यहाँ पे एक सीटी स्कैन की मशीन लगनी है पीपीपी पार्टनरशिप से, जिनका स्टेट के साथ में एग्रीमेंट है। और तीसरा है कि जो पीएसए प्लांट फंक्शनल नहीं है, उसमें कोई हल्का सा कोई वो है,
तो जैसे ही जिसने काम किया है वो आकर के उसको ठीक कर देगा और हमारा PSA प्लांट चालू स्थिति में होगा। आज उसकी चिट्ठी निकल गई है, जैसे कल या परसों से वो अपना काम प्रारंभ कर देंगे और जितनी जल्दी होगा, क्योंकि मशीन जो है वो जर्मनी से आएगी, तो मशीन को आने में जितना टाइम लगेगा उतने टाइम में यहाँ का जो सिविल वर्क है वो हो जाएगा और उसके बाद तुरंत उसका अधिष्ठापन हो जाएगा और कार्य प्रारंभ करना स्टार्ट हो जाएगा। संसद के वर्तमान मानसून सत्र के दौरान आरक्षण बिल में ओबीसी के लिए 27% का आरक्षण का प्रस्ताव पास होने की खुशी में जमशेदपुर महानगर भाजपा ओबीसी मोर्चा द्वारा लड्डू वितरण कर पीएम मोदी को धन्यवाद दिया गया। जानकारी देते हुए जमशेदपुर महानगर भाजपा ओबीसी मोर्चा के जिलाध्यक्ष धर्मेंद्र प्रसाद ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबका साथ सबका विकास का नारा इस बिल के पास होने से सार्थक हो गया। उन्होंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी अंतिम व्यक्ति तक बैठे लोगों को भी समाज के मुख्य धारा में लाने के लिए कृत संकल्पित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से विश्वास के साथ काम कर रहे हैं और समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति का भी विश्वास जीतने का काम कर रहे हैं। उन्होंने ओबीसी कोटे के लिए 27% आरक्षण के फैसले का स्वागत किया और 2024 में फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनने का दावा किया। नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ओबीसी के लोगों के लिए 27% का जो शिक्षा में आरक्षण दिया गया और जो गरीब तबके के लोग हैं जिनका आर्थिक दृष्टिकोण से जो करीब है उनके लिए 10% जो आरक्षण का काम किया गया, सभी का साथ सभी का विकास का जो उन्होंने नारा दिया था, उसको देखते हुए जो उन्होंने जो आज गरीब वर्ग और ओबीसी मोर्चा के लिए जो 27% 10% का आरक्षण दिया, उस खुशी में हम लोग नरेंद्र मोदी जी के सफलता के लिए और नरेंद्र मोदी फिर से हम लोग ओबीसी मोर्चा और सभी लोगों पर ध्यान दें, इसके लिए हम लोगों ने आज उनके नाम पर लड्डू वितरण का काम किया। झारखंड विधानसभा चुनाव 2019 में मिली करारी शिकस्त को पीछे छोड़ते हुए भाजपा एक बार फिर से अपने सांगठनिक ढांचे को शिथिल करने की कवायद में जुट गई है। कोरोना महामारी का दौर कमते ही भाजपा के सभी मंडलों द्वारा कार्य समिति का बैठक कर पार्टी की विचारधारा से कार्यकर्ताओं को अवगत कराते हुए आगामी चुनाव के लिए तैयार किया जा रहा है। शनिवार को जमशेदपुर के गोलमुरी और मानगो मंडल कमेटी की कार्य समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास शामिल हुए। जहां कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री ने कार्यकर्ताओं को भाजपा के गौरवशाली इतिहास से अवगत कराया। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश को विकास के पथ पर अग्रसर बताया। साथ ही अपने शासनकाल का जिक्र करते हुए वर्तमान हेमंत सोरेन सरकार पर जमकर निशाना साधा। राज्य में गिरती कानून व्यवस्था को लेकर उन्होंने वर्तमान हेमंत सोरेन सरकार को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि राज्य की जनता भयभीत हो चुकी है, उनके साथ धोखा किया गया है। चाहे व्यापारी हो या आम जनता, कॉर्पोरेट्स हो या न्यायिक सेवा से जुड़े जज अथवा वकील, हर कोई खुद को असुरक्षित महसूस कर रहा है। उन्होंने कार्यकर्ताओं का आह्वान करते हुए केंद्र सरकार की योजनाओं को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने की अपील की। वहीं उन्होंने इशारों में कार्यकर्ताओं से आने वाले चुनाव की तैयारी में जुटने का आह्वान किया। इससे पूर्व मुख्यमंत्री का पार्टी के कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से स्वागत किया। उपस्थित हुए और मानगो में संगठन कैसे मजबूत हो इसका दिशा निर्देश बूथ स्तर, भवन प्रभारी, पदाधिकारी, कार्यकर्तागण सभी को दिए और इस मजबूत तंत्र से दिए कि संगठन कैसे मजबूत हो। जमीन स्तर पर, भवन स्तर पर, बूथ स्तर पर सीनियर अभिभावकों को भी उन्होंने आग्रह किया कि आप बूथ भवन प्रभारी बने, भवन को गोद लें, वहाँ पर महीने में कम से कम 2-3 बैठक करें, बूथ अध्यक्षों के साथ बैठक करें, लगाव उनके साथ हो और क्षेत्र की जन समस्याओं को लोग एकत्रित करके आवाज़ इस बहरीकुंगी सरकार में आवाज़ बुलंद करें और पार्टी को मजबूत करें। झारखंड एकेडमिक काउंसिल की ओर से शुक्रवार को इस साल का रिजल्ट घोषित कर दिया गया। इसको लेकर कहीं खुशी तो कहीं गम दिखने लगा है। वैसे इस साल छात्रों में गम दिखना थोड़ा विचलित करने वाला प्रकरण है, क्योंकि कोरोना महामारी के कारण इस साल लगभग सभी छात्रों को पास कर दिया गया। वैसे कुछ छात्र फेल भी हुए हैं। इसको लेकर छात्रों में नाराजगी है। जमशेदपुर वर्कर्स कॉलेज के फेल छात्रों ने शनिवार को कॉलेज कैंपस में जोरदार प्रदर्शन किया। साथ ही अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए, जिन्हें अखिल झारखंड छात्र मोर्चा का भी समर्थन मिला। छात्र नेता हेमंत पाठक ने इसे झारखंड एकेडमिक काउंसिल की मनमानी बताते हुए छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया। उन्होंने बताया कि वैसे छात्रों को किस आधार पर फेल कर दिया गया, जिन्होंने फर्स्ट ईयर में बेहतर मार्क्स लाए थे। उन्होंने बताया कि राज्य में शिक्षा प्रणाली पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। जैक इस रोग से राज्य के कई छात्रों का भविष्य अंधकार में हो गया है। वहीं कॉलेज प्रशासन ने भी जैक की इस गलती को स्वीकार किया है। कॉलेज प्रशासन का कहना है कि इस साल रिजल्ट के पीछे कॉलेज का कोई भूमिका नहीं है। कॉलेज की ओर से केवल आंतरिक और प्रायोगिक मार्क्स दिया गया है, बाकी जैक द्वारा रिजल्ट जारी किया गया है। कॉलेज प्रशासन की ओर से छात्रों को भरोसा दिलाया गया कि वे छात्रों की मांग को
जैक प्रबंधन से अवगत कराएंगे। वहीं छात्रों ने साफ कर दिया कि जब तक उनकी मांगों पर विचार नहीं की जाती तब तक उनका धरना जारी रहेगा। उस घोषणा के बाद बहुत सारे लोग अपना अपना दिखा रहे हैं कि हम टॉप किए हैं, हम फर्स्ट किए हैं, लेकिन किसी का भी ध्यान वैसे छात्रों पे नहीं गया है जिन छात्रों को जबरदस्ती फेल कर दिया गया है। आखिर मेरा यह सब स्पष्ट तौर पे पूछना है कि आपने किस आधार पे 12वीं का मूल्यांकन किया है, किस आधार पे आपने छात्रों को नंबर दिया है। अगर बच्चे का रिजल्ट मैट्रिक में काफ़ी अच्छा था, बच्चे का रिजल्ट 11th में काफ़ी अच्छा था, अगर दोनों में उनका रिजल्ट काफ़ी अच्छा था तो सेकेंड ईयर में ऐसा क्या और किस आधार पर मार्किंग किया गया है कि सेकेंड ईयर में बच्चों को फेल कर दिया गया है। कॉलेज प्रबंधक का कहना है कि थ्योरी पेपर में मार्क्स हमने नहीं चढ़ाया है, हमने खाली प्रैक्टिकल का मार्क्स जैक को भेजा है और जैक के लोग हैं उनसे फ़ोन के माध्यम से संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन जैक के कोई अधिकारी फ़ोन उठा नहीं रहे हैं। आखिर हमारा कहना है कि जब 11th में हमारा नंबर काफ़ी अच्छा है तो सेकेंड ईयर में हमें किस आधार पर फेल किया गया है, इसकी पूर्णतः जानकारी छात्रों को चाहिए। 11th का जो परीक्षा के रिजल्ट या 10 के रिजल्ट उसके आधार पर और ये जो इंटरनल और प्रैक्टिकल मार्क को मिलाकर जो अपना जो पैटर्न है मार्किंग उससे ये लोग उसको बनाए, तो इससे कॉलेज की कोई रोल नहीं है क्योंकि कॉलेज अपना मार्क हर बच्चों को पास कराया है और अच्छा मार्क दिया है। जो संभावना था वो बच्चों को जैसे मिलना था वो मिला। अब रही बात कि कुछ बच्चे का कहना है कि लोग फेल हुए हैं, 11 में पास करते हुए फेल हुए हैं। कुछ लोग हम लोग देख रहे हैं कि कुछ मार्क लिस्ट में टोटल मार्क जो है पास दिखा रहा है लेकिन फेल का रिजल्ट हो सकता है कि कुछ तकनीकी कारणों से प्रिंटिंग एरर हो, तो उसको जांच करेंगे। और मैंने बच्चों से ये भी बात किया कि आप लोग अपना मेमोरेंडम दे दें और जिनका प्रॉब्लम है ये लोग इंडिविजुअली भी हमको उनका फोटोकॉपी करके दे दें और हम जैक के साथ संपर्क करेंगे। CTA Aviation and Hospitality Management. Admission open for Diploma in Aviation and Hospitality. Our contact number 7903302477.